तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो हमने उस क्लास में बोला था कि बॉन्ड एनर्जी का यूज हम कहाँ करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं बॉन्ड एनर्जी का यूज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने में। तो सर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बॉन्ड एनर्जी का प्रयोग कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म में यदि आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना हो, यदि बॉन्ड एनर्जी के टर्म में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो हम करते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन के टर्म में क्या कैसे निकालते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो उसमें हमने बोला था कि एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। कंबशन के केस में यदि आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो हम बोलते थे कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। उसी तरह बॉन्ड एनर्जी में यदि आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे आप, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका यूज देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि हम सर इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे देखिए अपने पास ये ध्यान दीजिएगा H2 है और Cl2 है, ये मान लीजिए HCl बना रहा है। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसका बॉन्ड एनर्जी के टर्म में यदि हमें निकालना हो हीट ऑफ रिएक्शन तो क्या कहेंगे हम, बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं, क्या करेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कौन है वो HH, ये बॉन्ड एनर्जी प्लस रिएक्टेंट में तो और एक है क्या क्लोरीन, क्लोरीन तो क्या लिख देंगे क्लोरीन, क्लोरीन। ये किसका हो गया रिएक्टेंट का। अब माइनस क्या करेंगे प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में क्या है HCl, तो बॉन्ड एनर्जी बिटवीन H और Cl। कोई दिक्कत, इस तरीके से हम निकाला करेंगे। जैसे आपको इस तरीके से कोई और चीज दिया हुआ, जैसे देखिएगा CH4 का कंबशन रिएक्शन लिखते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या होगा, क्या बनेगा कंबशन प्रोडक्ट CO2 और H2O। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का कंबशन है। तो ध्यान से देखिएगा यदि ये गैसियस स्टेट में हम इसको पिक कर रहे हैं तो x प्लस y/4 होगा इसका कोएफिशिएंट। तो x प्लस y/4 क्या होगा यहाँ 2, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा जो कार्बन का कोएफिशिएंट होगा, कार्बन के बगल में जो है तो यहाँ क्या है 1, तो 1 H के बगल में क्या है 4, तो 4 का आधा कर दिया कितना हो जाएगा 2, यानी ये रिएक्शन बैलेंस। अब इसको यदि बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखना हो तो ध्यान से देखिएगा कार्बन हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है ना, ये O2 कैसे जुड़ा हुआ ऐसे O डबल बॉन्ड, ठीक है। CO2 कैसे जुड़ा हुआ ऐसे, H2O कैसे जुड़ा हुआ ध्यान दीजिएगा ऐसे। तो ये क्या हो गया H2O के करस्पॉन्डिंग, ये क्या हो गया CO2 के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड, इस ये किसके O2 के करस्पॉन्डिंग, ये किसके CH4 के करस्पॉन्डिंग। अब ध्यान दीजिएगा यदि हमें डिफरेंट बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दे रखा है तो कैसे हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे बॉन्ड एनर्जी के टर्म में हीट ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ठीक। तो अब देखिए रिएक्टेंट कौन है यहाँ, ये CH4 और O2 क्या है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या है CO2 और H2O प्रोडक्ट है। तो अब यदि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो कितना बॉन्ड है देखिए CH एक बॉन्ड, CH दूसरा बॉन्ड, CH तीसरा बॉन्ड, CH चौथा बॉन्ड, तो 4 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड एनर्जी क्या नहीं होगा 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी किसका CH का, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ रहता है पर मोल के लिए। आपको याद दिलाने कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड। ठीक है, तो 1 मोल के लिए मतलब पर बॉन्ड के लिए दिया हुआ है। तो लेकिन यहाँ कितना है 4 बॉन्ड है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बॉन्ड एनर्जी को, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है एक बॉन्ड के लिए अपने पास कितना बॉन्ड है 4 बॉन्ड, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ देखिए O डबल बॉन्ड O है, क्या है O डबल बॉन्ड O, तो बॉन्ड एनर्जी किसका O डबल बॉन्ड O, ये तो एक ही है का हम वैल्यू रखें, एक ही O डबल बॉन्ड का, लेकिन यहाँ कितना है 2, तो इससे
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए CO2 में ये क्या हो गया, रिएक्टेंट का, अब माइनस प्रोडक्ट का करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या है, CO2। तो CO2 में देखिए C डबल बॉन्ड वो 2 है, एक बॉन्ड ये हो गया और एक बॉन्ड ये हुआ, तो क्या करेंगे माइनस ऑफ ट्वाइस किसका, बॉन्ड एनर्जी किसका, C डबल बॉन्ड O का। ठीक है, 2 बॉन्ड है ना, देखिए एक ये बॉन्ड हो गया और एक ये बॉन्ड हो गया। अब चलिए प्रोडक्ट की तरफ, अगला कौन सा है, H2O। H2O में यदि देखें तो OH बॉन्ड 2 है, 1 और 2, ठीक है, कितना है 2, तो ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये तो एक H2O में क्या है 2 बॉन्ड है, लेकिन अपने पास क्या है 2 H2O का मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में यदि 2 बॉन्ड है तो 2 मॉलिक्यूल में कितना होगा 4 होगा OH में, तो ये उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 एक में एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना 4, समझ में आ रही। इसको और बेटर वे में तो ट्वाइस ऑफ 2, क्यों, क्योंकि ये 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड हमने लिख दिया, और एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड है तो 2 मॉलिक्यूल में कितना होगा ये हो गया। इसी तरीके से हम निकाल लिया करते हैं। कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, संकट, हैरानी, परेशानी, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो अब इसमें कभी कभार क्या कह देगा कि जैसे CO2 के लिए क्या है, CO2 के लिए ठीक, कार्बन ये मान लीजिए ग्रेफाइट से बना हुआ है और ये O2 गैस है, ठीक है। अब इसको बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखना है, किसके टर्म में लिखना है, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में। तो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला जो हम लगाते हैं, बॉन्ड एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं आप, 1 मोल गैसियस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो गैसियस बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ गैस है नहीं है, इसको क्या करेंगे पहले हम हीट देके किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हीट देके किसमें, हीट ऑफ एटमाइजेशन दीजिए या हीट ऑफ सब्लिमेशन दीजिए, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो क्या, किसमें, ये आप हो जाएगा गैस में। क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन देंगे तो क्या हो जाएगा, वही सॉलिड चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो देखो कैसे यूज करेंगे यहाँ बॉन्ड एनर्जी का, यदि आपको यूज करना है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल, तो फिर से बताओ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी के टर्म में कैसे लगाते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। B मतलब बॉन्ड एनर्जी, B मतलब बॉन्ड एनर्जी, R मतलब रिएक्टेंट और P मतलब प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ तो आपको ये चीज क्लियर होगा कि सर O2 जो बना हुआ O डबल बॉन्ड O क्या नहीं बना हुआ है, लेकिन इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, गैसियस स्टेट में। C सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसियस में। क्यों, क्योंकि हम बॉन्ड एनर्जी का जो डेटा यूज करते हैं किसके लिए, गैसियस चीजों के लिए, गैसियस बॉन्ड के लिए। हम क्या करेंगे सर, यहाँ तो सॉलिड दिया हुआ, तो करेंगे क्या, इस सॉलिड को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, हम गैस में, ठीक है। तो इस सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन लगाएंगे, तो क्या आप बोलेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक। तो ये हो गया इसका। अब देखिए प्लस बॉन्ड एनर्जी किसका, O डबल बॉन्ड O का, ये किसका हो गया, रिएक्टेंट का, ठीक है। अब माइनस प्रोडक्ट में कौन है, CO2 कैसे बना हुआ है, ऐसे देखिए ऐसे, कार्बन है सेंट्रल एटम, तो C डबल बॉन्ड O क्या है 2 है, तो क्या करेंगे माइनस ऑफ ट्वाइस बॉन्ड एनर्जी किसका, C डबल बॉन्ड O का। कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, संकट बताओ नहीं। अब ध्यान से देखना इन चीजों को बड़े आप सही से एनालाइज कीजिए, एकदम सही से कि सर बॉन्ड एनर्जी का डाटा कैसे लगाएंगे, गैसियस चीजों के लिए आप लगाएंगे बॉन्ड एनर्जी का डाटा। सर नहीं हो तो क्या करेंगे, उसको गैस में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये A2 ये मान लीजिए सॉलिड है, क्या है A2 सॉलिड, ये प्लस B2, ठीक है, ये बना रहा है मान लीजिए AB गैस बना रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आपको बॉन्ड एनर्जी का डेटा लगाना है, इसमें बॉन्ड एनर्जी का डाटा। तो सबसे पहले ये बताओ कि बॉन्ड एनर्जी के टर्म में हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका, प्रोडक्ट का, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा,
यहाँ तो ये क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड से किसमें आप कन्वर्ट कर देंगे, गैस में पहले कन्वर्ट कर देंगे। अब गैस में यदि कन्वर्ट कर दिएगा, यदि A2 सॉलिड को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा किसमें, A2 गैस में, ठीक। अब A2 गैस में आप कन्वर्ट कर दिए तो यहाँ क्या लगेगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा आपको, सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन के बाद क्या होगा, अब बॉन्ड तोड़िएगा, तो मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि इसमें क्या है, ए बॉन्ड है, इस मार्कर से कलर चेंज कर दे रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में, ये A2 ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अब क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब गैस में कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या होगा, अब इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, जब ये गैस में कन्वर्ट हो गया तो दूसरा स्टेप इससे क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिएगा, ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कीजिएगा, नहीं अब जाके अब डेटा लगा सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन का बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में क्या लिखिएगा, डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले तो आप क्या किए, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन देने के बाद हम क्या किए, फिर बॉन्ड एनर्जी किसका, ए बॉन्ड का। समझ में आया कि सर ये तो सॉलिड था, तो सॉलिड था तो सर हम क्या करें, सॉलिड था तो क्या कीजिए, उसको गैस में कन्वर्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का डेटा आप किसके लिए लगाएंगे, गैसियस चीजों के लिए। और सर गैसियस चीजें यदि नहीं दी हुई तो क्या करेंगे, तो क्या दिक्कत है, नहीं दी हुई तो बना दें। जैसे आप नहीं पढ़ते तो हम जबरदस्ती पढ़ाते हैं कि नहीं, जाहिर सी बात है। जैसे आपको भूख लगी होती है, मान लो गुस्सा से नहीं खाए तो मम्मी क्या करती, खिलाती है कि नहीं जबरदस्ती। उसी तरह नहीं है सॉलिड तो हम क्या करें सर, उस सॉलिड को क्या कीजिए, जबरदस्ती कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, गैस में। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा हीट देते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो हमने क्या किया, इस सॉलिड को पहले गैस में कन्वर्ट करें। अब दूसरी बात कि सर यहाँ गैस में तो कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद बॉन्ड कहाँ आप तोड़े, तो अब तो हो गया आइसोलेट में कन्वर्ट हो गया। सी सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। अब कार्बन में कोई बॉन्ड है नहीं है, तो इसलिए हम बॉन्ड एनर्जी अब क्या करें, उसमें नहीं देना पड़ा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, फिर से सब्लिमेशन देने के बाद एक दूसरा स्टेप क्या देना पड़ा हमको, क्या, बॉन्ड एनर्जी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि ये क्या है, सब्लिमेशन ही, और ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि सर यहाँ तो आप लगा दिए सब्लिमेशन के पास, फिर बॉन्ड एनर्जी यहाँ क्यों नहीं लगाया, ऐसा क्यों सर। तो सॉलिड से यदि कार्बन, सॉलिड से कार्बन को हम गैस में कन्वर्ट कर दें तो ये हो गया आइसोलेटेड, आइसोलेटेड तो हो गया। अब बॉन्ड है उसमें प्रेजेंट, जो बॉन्ड एनर्जी हमको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि सब्लिमेशन की गैस में तो कन्वर्ट, लेकिन अभी भी क्या है, बॉन्ड एनर्जी, अभी भी बॉन्ड है, तो क्या देना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी। क्या करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो ये किसका हो गया, रिएक्टेंट का। अब चलो प्रोडक्ट का, तो मान लो ए बी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। ऐसे में हमने आर्बिट्री एक एग्जांपल लिया कि सर आपको कैसे पता चला कि ये इसमें ऐसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो मान लिया कि सिंगल बॉन्ड, क्या क्या दिक्कत है इसमें। तो ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड एनर्जी का डेटा लगाते वक्त आप एकदम सतर्क रहिए, एकदम सतर्क रहिए। कसम खा लीजिए कि भाई बॉन्ड एनर्जी का डेटा लगाएंगे, यदि कंपोनेंट हमें क्या किस स्टेट में रहना चाहिए, गैसियस स्टेट में, और गैस में नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे कोई लिक्विड है तो लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट किया, आप गैस में कन्वर्ट कर दिए, तो आप ये ध्यान दीजिए कि गैस में कन्वर्ट हो गया है तो क्या उसमें कोई बॉन्ड प्रेजेंट है। यदि कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्टली आप उसको गैस में कन्वर्ट करके डेटा यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि गैस में कन्वर्ट करने के बाद भी उसमें बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो फिर से आप बॉन्ड एनर्जी लगाएंगे उसको फॉर्मूला में यूज करने के लिए। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे हम पढ़ेंगे इस बॉन्ड एनर्जी डेटा का यूज हम करेंगे रेजोनेंस एनर्जी निकालने में, ठीक है। तब तक इसको प्रिंट कीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। तो चलिए आगे हम देखते हैं रेजोनेंस एनर्जी। देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, ये एक डेटा हमें जरूरत होगा, प्रैक्टिकल डेटा जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हो रहेगा। एक हम बॉन्ड एनर्जी के डेटा से यूज करेंगे। तो दो तरह का हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगा। एक कौन सा,
जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, वो लैब से पता चलता है, आपको प्रैक्टिकल डेटा है जो कि दिया हुआ रहता है। और दूसरा हम लोग निकालते हैं थ्योरेटिकली, किसके हेल्प से? बॉन्ड एनर्जी के हेल्प से। तो उन दोनों में जो डिफरेंस होता है, किन दोनों में? प्रैक्टिकली निकाला गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और थ्योरेटिकली निकाला गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। कोई तकलीफ? जैसे देखो उदाहरण के लिए, जैसे बेंजीन हम दिखाएं, बेंजीन तो ऐसे भी दिखाया जाता है बुआ, ध्यान से देखना, या ऐसे भी दिया जा सकता है, या इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है आपको। ये दोनों क्या है? ये दोनों बेंजीन ही, ये दोनों लेकिन है क्या? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस होता है, यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है? कंजुगेशन में है, तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे करके कंजुगेशन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये क्या है? ध्यान रखना, ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब पूरा का पूरा ये डीलोकलाइजेशन दिखा रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब पूरे का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन यहाँ दिख रहा है। तो ऑर्डिनरी में हम जो लैब में बनाते हैं, ये नहीं ये बनता है नहीं ये बनता क्या है? ये नहीं, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ है डबल बॉन्ड, कहाँ है सिंगल बॉन्ड, नहीं दिख रहा नहीं। तो ये क्या है? प्रैक्टिकल है। ये क्या दिखता है? प्रैक्टिकल। और ये क्या है? थ्योरेटिकल। ये ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, पाई 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 जब कंजुगेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन, पाई के बॉन्ड के साथ फ्री रेडिकल का कंजुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर का कंजुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ निगेटिव चार्ज का, पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन। तो इस केस में ये रेजोनेंस होता है। यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, अल्टरनेट करके रहे, तो यहाँ होता है क्या? रेजोनेंस। तो देखिए दो डेटा होता है, एक ये रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका जो है ये डेटा आपको प्रैक्टिकल डेटा है, मतलब ये आपको लैब में जो बनता है वहां का डेटा होता है जो कि प्रैक्टिकल होता है। और ये डेटा हम बॉन्ड एनर्जी के हेल्प से हम निकालते हैं। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द डिफरेंस of a molecule, it is the difference of a molecule in its practical enthalpy of formation, practical enthalpy of formation and theoretical enthalpy of formation, theoretical enthalpy of formation। अब इसको यदि हम मैथमेटिकल रूप दें कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं सर, तो रेजोनेंस एनर्जी देखिए क्या लिखे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रैक्टिकली निकाला गया और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या थ्योरेटिकली निकाला हुआ, थ्योरेटिकल, और ये क्या है प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल निकाला हुआ। तो ये डेटा आएगा सर कहां से, तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। और ये क्या करें, ये कहां से आएगा, ये हम निकालेंगे ये विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी डाटा, विथ द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी डाटा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ। जैसे मैं एक चीज बता दूं, जैसे यही हमने उदाहरण लिया, ठीक है, जैसे इसी चीज को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, मान लीजिए सी डबल बॉन्ड, सी की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है आपको, ये मान लीजिए x1 दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बोल्ड लिख रहा हूं, हो सकता नहीं पता चले, सी डबल बॉन्ड सी, ये बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, ये मान लीजिए आपको x1 दे रखा है, ठीक है, सी
H बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ आपको क्या, X2 दे रखा है, ठीक है। C डबल बॉन्ड C की जरूरत पड़ेगी और आपको C सिंगल बॉन्ड C की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये मान लीजिए X3 है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये आपको है W, क्या है W, ये डेटा दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है रेजोनेंस एनर्जी क्या है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या, प्रैक्टिकल, और माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या, थ्योरेटिकल। यदि इन दोनों को घटा दें तो क्या आ जाएगा आपको, रेजोनेंस एनर्जी। अब देखिए हम यूज करते हैं इस वैल्यू को। यदि हम यहाँ देखें तो देखिए C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C, कितना C डबल बॉन्ड C है, तो 3 ऐसा चीज है, 3 ऐसा बॉन्ड है जो कि C डबल बॉन्ड C में नहीं है। तो देखिए वैल्यू लगाएं रेजोनेंस एनर्जी का। रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं, जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कितना दिया हुआ है W, और माइनस, ध्यान दीजिएगा यूज करते हैं वैल्यू C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C, यानी क्या है, 3 ऐसा बॉन्ड है जो C डबल बॉन्ड C है। तो क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी किसका, C डबल बॉन्ड C का। अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्या है, C सिंगल बॉन्ड C भी तो है, ये सिंगल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी किसका, C सिंगल बॉन्ड का। इतना ही तो बात नहीं खत्म होता, यहां देखिए, यहां एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। तो अब देखिए कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 है। अब ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ किससे है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, यानी 6 ऐसा बॉन्ड है जो कि CH है। तो क्या करेंगे, प्लस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी किसका, CH का, हो गया ये रेजोनेंस एनर्जी। तो देखिए ये भी क्या है, यूज ऑफ बॉन्ड एनर्जी फॉर कैलकुलेटिंग द रेजोनेंस एनर्जी, मतलब बॉन्ड एनर्जी का डेटा आपके पास दिया हुआ और उसके हेल्प से आप रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, 2 चीजें होती है, एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो प्रैक्टिकली लैब में बनता है, तो उसकी वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, और जो थ्योरेटिकली हम निकालते हैं वो डेटा के लिए हमें बॉन्ड एनर्जी दी हुई रहती है। तो एक तो बॉन्ड एनर्जी के डाटा से हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालें, और दूसरा क्या निकालें, दूसरा डेटा हमें निकाले नहीं, ये हमें दिया हुआ है, रेजोनेंस हाइब्रिड का दिया हुआ। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आई हो, तब तक इसको कॉपी कीजिए आप। अब देखिए अगला है हीट ऑफ रिएक्शन का ही अगला पार्ट, क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, यार न्यूट्रलाइजेशन नाम कहीं सुना हुआ है, बताओ कौन कौन बताओगे। अच्छा सर ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हम कैसे बताएंगे सर आप। चलो मैं बता देता हूँ, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसको कहते हैं, यदि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और साल्ट और वाटर बनता है, तो इस केस में हम बोलते हैं, इस पार्टिकुलर टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। व्हेनेवर द एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, द पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन इज टर्म एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। In the same way, we are supposed to define the heat of neutralization. It is the heat released when 1 gram equivalent of acid reacts with 1 gram equivalent of base. Again, listen what I have said. When 1 gram equivalent of acid reacts with 1 gram equivalent of base, the heat released is termed as heat of neutralization. Got it? Right? So let me write the definition of heat of neutralization. What is it? What is actually it means? It is the heat released. What you say? It is the heat released. It is the heat released when 1 gram equivalent, when 1 gram equivalent of acid
reacts with 1 gram equivalent of base, right? It is the heat released when 1 gram equivalent of acid reacts with 1 gram equivalent of base. That particular heat change will be termed as heat of neutralization. What is the neutralization reaction? Say. What is it? Heat neutralization reaction is when acid and base reacts to form salt and water. The specific type of reaction will be termed as neutralization reaction. In the same way, the heat released in that particular neutralization reaction is termed as heat of neutralization, where we are given with the specific amount of acid and base, that is when 1 gram of equivalent of acid reacts with 1 gram equivalent of base, then the heat release is termed as heat of neutralization, right? तो ये क्या था? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. द प्रैक्टिकल डेटा सेज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड reacts with 1 gram equivalent of strong base, then the heat released having the value minus 13.7 kilocalorie per equivalent, or in terms of kilojoule you can write it over here 57.3 kilojoule per equivalent. When 1 gram equivalent of strong acid, when 1 gram equivalent of strong acid and 1 gram equivalent of strong base completely reacts, then the heat of neutralization will be minus 13.7 kilocalorie per equivalent, or minus 57.3 kilojoule per equivalent. You can easily convert calorie into joule. 1 calorie is equal to 4.18 joule. With the help of that, you can convert that particular value kilocalorie into kilojoule, and you will get the appropriate whatever the desire of the question. You can put your value accordingly, right? Any doubt so far? Any doubt? Now the question arises: what happens when one component or both the component will be weak? Means if we are taking weak acid plus a strong base, or weak base plus a strong acid, or weak acid plus weak base, whether the heat of neutralization will be same or it will be further diminished or it will increase, what will happen? So if any of the component or both the component is weak, then heat of neutralization will become less. Why it is so? Because some amount of neutralization heat is used to dissociate that weak component. That's obvious. If some component or any component or both the component is weak, then you will have to impart the extra heat to that component so that it will also get dissociated. If it won't dissociate, the reaction won't take place. That's why it is necessary to get dissociation of that particular component, because once it is not dissociated, the reaction won't happen. So to make it dissociated, we are supposed to impart some amount of neutralization heat to make it dissociated. That's why the neutralization heat becomes less. So let me write the point. If one of the component or both the component, one of the component or both of the component is weak, then heat of neutralization becomes less than 13.7 kilocalorie
calorie because why it is so? Because some amount of heat is utilized to make it dissociate for weak component, that is so, right? And that heat imparted to the weak component is termed as heat of dissociation heat. जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट लगाते हैं वीक कंपोनेंट को डिसोसिएट होने के लिए, दैट इज टर्म एज डिसोसिएशन हीट एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. व्हाई इट इज सो? बिकॉज दैट हीट इज बीइंग इम्पार्टेड एंड व्हेनेवर heat is given to the system, it is written with the plus sign. That's why dissociation heat is always positive. That some amount of heat given to the weak component for its dissociation is dissociation heat, right? And it is always positive. right? यानी हमने क्या लिखा कि यदि एक कंपोनेंट और दोनों कंपोनेंट वीक हो तो हीट ऑफ नाइट्रोजन 13.7 से कम होगा, 13.7 किलो कैलोरी से कम होगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ हीट जो आपको लगता है उसको तोड़ने में लगता है, नहीं लगता है? बोलिए. जैसे मान लीजिए ऐसा हो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, दो आदमी मिलकर बिजनेस कर रहा है. यदि सब कुछ अच्छा रहा तो मान लो वो कमा रहा है 1 लाख पर मंथ कमा रहा है. दो आदमी मिलकर बिजनेस कर रहा है और वो 1 लाख पर मंथ कमा रहा है. अब किसी कारणवश क्या हो गया कि एक आदमी बीमार पड़ गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसको छोड़ देंगे ऐसे. आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस चलाने के लिए उसको भी ठीक करना पड़ेगा. तो वो ठीक जो कीजिएगा तो वो क्या करेगा? वो जो आपके बिजनेस में से ही पैसा देना पड़ेगा. यानी नेट जो प्रॉफिट 1 लाख का हो रहा था, जो बिजनेस 1 लाख का हो रहा था, अब तो घट जाएगा, नहीं घटेगा कि उतना 1 लाख से बढ़ जाएगा. सोचो, दो आदमी मिलके 1 लाख का बिजनेस कर रहा है, या ऐसे मान लो कि दो आदमी मिलके बिजनेस कर रहा है जिसका प्रॉफिट 1 महीने में 1 लाख है. अब देखो कि दोनों इन्वॉल्व था बिजनेस में, तो दोनों काम करता था. अब एक आदमी पड़ गया बीमार, तो बीमार पड़ गया तो उसको ठीक करने के लिए लगेगा कि नहीं पैसा? तो कहाँ से आएगा? उस प्रॉफिट में से आएगा. तो नेट प्रॉफिट अब 1 लाख रहेगा कि उससे कम हो जाएगा? जाहिर सी बात है, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो इसी तरह यदि दोनों अच्छा था, दोनों व्यापारी ठीक ठाक था, एकदम मस्त था, तो इतना मान लो प्रॉफिट हो रहा है. यदि एक कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा? उसको फिर से स्ट्रांग बनाने के लिए, फिर से सही करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा. तो खर्च करना पड़ेगा तो ये नेट क्या होगा? घट जाएगा कि नहीं? बस वही बात. तो इसीलिए यदि कोई एक वीक रहे या दोनों वीक रहे तो हम क्या करते हैं कि कुछ हीट देते हैं. तो कुछ हीट दीजिएगा तो जाहिर सी बात है नेट हीट अब क्या हो जाएगा? घट जाएगा. इसीलिए अब हीट रिलीज क्या होती है? 13.7 से कम होती है. और जो हीट देते हैं उस वीक कंपोनेंट को तोड़ने के लिए उसको क्या कहते हैं हम? डिसोसिएशन हीट. क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन हीट. कौन सा हीट? डिसोसिएशन हीट. और वो क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव. इसमें एक बात है कि जैसे HF के केस में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में क्या होता है? हीट रिलीज 68.3 होता है. क्यों ऐसा होता है? 68.3 क्यों होता है? क्योंकि इसके केस में हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है. हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? जब कोई कैटायन या आयनाइन वाटर से रिएक्ट करता है तो जो हीट रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी. समझ आ रही है? तो फ्लोरीन क्योंकि सबसे क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वहां चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा. फ्लोरीन क्या है? सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वहां और साइज भी क्या है? छोटा. तो चार्ज पर यूनिट एरिया की बात करें
तो वहाँ क्या है, ज़्यादा है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी यदि ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होगा। तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होगा तो हीट भी रिलीज ज़्यादा होगा। तो एक तो हाइड्रेशन एनर्जी के कारण हीट रिलीज, और ऊपर से ये बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट किया तो क्या होगा, और उसको एक्स्ट्रा कर देगा। पहले भी हीट रिलीज हो रहा था, अब हाइड्रेशन एनर्जी के कारण थोड़ा सा और एडप्ट हो गया, तो इसीलिए क्या होता है, ज़्यादा। तो इन केस ऑफ HF, इन केस ऑफ HF, when it reacts with a strong base, the heat released is 68.3 kilojoule per equivalent. Why it is so? Because of high hydration energy of, because of high hydration energy of, high hydration energy of, high hydration energy of HF। कोई दिक्कत? फिर इसे समझते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड बेस रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। और इसमें हम स्पेसिफिक अमाउंट लेते हैं। यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से कंप्लीटली, क्या कंप्लीटली, तो जो हीट रिलीज होती है वो कितना होता है, -57.3, या आप इसे बोले मैग्नीट्यूड एट 57.3 किलो जूल हीट रिलीज होती है, या -13.7 किलो कैलोरी हीट रिलीज देखने को आपको मिलता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऐसा हो जाए कि यदि कंप्लीटली, तो दोनों स्ट्रांग हुआ तो कंप्लीटली ज्यादा चांसेस है। तो ऐसा बोला जाता है कि यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यदि रिएक्ट करता है तो हीट कितना रिलीज होती है, 13.7। अब एक चीज बताइए, यदि कोई एक वीक होगा तो ये क्या होगा, कम की ज्यादा, तो कम होगा। क्यों? क्योंकि कुछ हीट लग जाता है इसको डिसोसिएट करवाने में, ठीक है, तो नेट हीट क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन HF के केस में क्या होता है, 68.3 के आसपास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इसका ज्यादा होता है। हाइड्रेशन एनर्जी भी हीट रिलीज ही होता है, और न्यूट्रलाइजेशन जब रिएक्शन होगा तो उसमें भी हीट रिलीज होगा, तो दो तरफ से क्या होगा, हीट रिलीज होगी। समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए ऐसा, इस केस में इसको सोचते हैं, एग्जाम्पल से सोचते हैं कि मान लीजिए दो दोस्त क्या कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, तो 1 लाख रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा था 1 मंथ का। अब ऐसा हो कि अपना जो बिजनेस कर रहा था तो वो तो कर ही रहा था, लेकिन दोनों का लॉटरी ही लग गया, तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1 लाख से ज्यादा कि 1 लाख से कम, तो 1 लाख से ज्यादा। तो इसीलिए इस केस में क्या होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 68.3 होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इस पे रिलेटेड क्वेश्चन, तब तक इसको आप क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे देखिए हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर, साल्ट और वाटर। अब एक चीज बताओ, यदि ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो, क्या 2 ग्राम इक्विवेलेंट, और ये यदि 3 ग्राम इक्विवेलेंट हो, तो आप हमको बताइए न्यूट्रलाइजेशन हीट कितना होगा, कितना होगा। यदि ये दूसरा के इसका दूसरा पार्ट, यदि मान लीजिए ये 3 ग्राम इक्विवेलेंट हो और ये 4 इक्विवेलेंट हो, 4 ग्राम इक्विवेलेंट, तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, ये बताइए आप। यदि ऐसा हो जाए कि ये भी 2 रहे और ये भी 2 रहे, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा। ठीक, ऐसा आप बताइए, यदि ये 1 रहे और ये 2 रहे, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा। या ऐसे मान लो, हाँ ठीक है, चलिए 1 और 2 रहे तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा। तो देखिए जो लिमिटिंग होगा, यहाँ क्या होगा, लिमिटिंग का कंसेप्ट होगा। जब रिएक्शन में एक से ज्यादा कंपोनेंट का अमाउंट दे रखा है तो हम किससे डिसाइड करेंगे, लिमिटिंग से। तो मान लीजिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है,
तो ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट है और ये 3 ग्राम इक्विवेलेंट है। लिमिटिंग कैसे निकालते हैं? गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 2/1 करेंगे तो क्या होगा 2 3 और डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा? तो ये 2 आएगा और ये 3। तो कम कौन सा है? ये वाला। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? ये। तो लिमिटिंग रिएजेंट यदि ये होगा, एलआर को क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि 2 खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म होकर क्या हो जाएगा 0, और ये कितना बचेगा 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। क्यों 2 घटा? तो ये 1 था तो ये भी 1, तो ये 2 है तो ये भी 2, तो ये 2 खर्च होगा तो ये भी 2 खर्च होगा, तो 2 का 2 खर्च होगा तो ये तो 0। लेकिन ये यदि 2 खर्च होगा तो कितना होगा? यानी यहाँ न्यूट्रलाइजेशन हीट कितना होगा बताओ? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा जितना ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट किया दोनों का उतना, तो 2 इसका और 2 इसका, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा? -13.7 × 2 किलो कैलोरी। यहाँ बताओ ये 3 है ये 4 है, तो कौन खत्म हो जाएगा? ये कि ये खत्म होगा। तो ये खत्म हो जाएगा तो ये 3 से घट के क्या हो जाएगा 0, और ये बच जाएगा कितना 1। तो अब बताओ ये 3 पूरा का पूरा खत्म हुआ, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? -13.7 × 3। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब दोनों का कंप्लीटली रिएक्ट करता है तो क्या होता है? -13.7। तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट करेगा तो कितना होगा ये? अच्छा दोनों का 2 रहे तो कितना होगा बताओ? कौन बताओगे? तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? -13.7 × 2। ये भी घट के हो जाएगा 0 और ये भी घट के हो जाएगा 0। ठीक है, इसमें देखो ये 1 है ये 2 है, लिमिटिंग कौन है? ये क्या है? लिमिटिंग। ये लिमिटिंग होगा, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा बताओ? -13.7 × 1। ठीक है, जो भी कैलकुलेट कर लें। तो ये घट के क्या हो जाएगा 0 और ये एक रिएक्ट कर लिया तो अब कितना बचा 1। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब ऐसा मान लो दूसरा टाइप, एग्जांपल का दूसरा टाइप, कि यदि क्या है वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये साल्ट बना है और वाटर बना है। आपको बोला जा रहा है कि बउआ एक चीज बताओ, यदि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इस केस में -11.7 है तो डिसोसिएशन हीट कितना होगा? डिसोसिएशन हीट कितना होगा? हीट कितना होगा? यदि इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट किया, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट किया, और कितना हीट रिलीज हो रहा है? 11.7। तो 11.7 यदि हीट रिलीज हो रहा है, होना कितना चाहिए? तो 13.7, रिलीज कितना हो रहा है? 11.7। तो इसका मतलब जो खर्च हुआ वही क्या है? डिसोसिएशन हीट। तो कैसे निकालेंगे डिसोसिएशन हीट कैलकुलेशन? 13.7 क्या होना चाहिए? रिलीज होना चाहिए। रिलीज कितना होगा? ये देखिए 13.7 माइनस मोड ऑफ, ये क्या है? न्यूट्रलाइजेशन हीट। कोई दिक्कत? तो ये यहां से आप निकाल लेंगे। मैं ये -11.7 का मोड कर दीजिए तो क्या होगा 11.7। तो 13.7 माइनस 11.7 कितना होगा? 2 किलो कैलोरी। यानी इतना हीट यूटिलाइज हुआ किसमें? वीक एसिड को और तोड़ने में। ऐसे तो नहीं टूटता, क्योंकि वीक और स्ट्रॉन्ग क्या होता है? जो कम टूटता है, बहुत कम टूटता है, उसको वीक के कैटेगरी में रखते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग कौन होता है? जो पूरा का पूरा टूट जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। कोई दिक्कत? जैसे एक एग्जांपल और हम देते हैं आपको, आप बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट पे। तो मैं पहले बता दूं ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। नॉर्मलिटी दिया हुआ और वॉल्यूम दिया हुआ, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम क्या देगा? ग्राम इक्विवेलेंट। यदि वॉल्यूम लीटर में हो, या नहीं तो मोलारिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या करेंगे? मोलारिटी को पहले नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? मोलारिटी इंटू एक्स फैक्टर क्या दे देगा? नॉर्मलिटी। मोलारिटी को एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है? नॉर्मलिटी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, पीड़ा, संकट नहीं? अब देखिए जैसे एग्जांपल में हम बोले कि NaOH जो है 1/10 100 ml है सॉल्यूशन। ठीक है, और HCl जो है 1/20 200 ml है। ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं इसको 400 ml। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए। अब देखिए इसका दिया हुआ मोलारिटी और वॉल्यूम, इसका दिया हुआ क्या मोलारिटी, हमें क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका एक्स फैक्टर कितना होगा? NaOH का एक्स फैक्टर कितना होता है बताओ? 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही OH रिलीज कर सकता है। इसका एक्स फैक्टर कितना होगा बताओ?
जितना ये X प्लस रिलीज करेगा वही उसका उस एसिड का एक्स फैक्टर होता है। तो मोलारिटी यदि 1/10 दिया हुआ तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा 1/10, क्योंकि 1/10 को 1 से मल्टीप्लाई करें। नॉर्मलिटी क्या होता है मोलारिटी इंटू एक्स फैक्टर, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एक्स फैक्टर कितना आ गया 1/10। और इसमें बताओ नॉर्मलिटी क्या होगा मोलारिटी इंटू एक्स फैक्टर, तो मोलारिटी कितना 1/20 और एक्स फैक्टर कितना 1, तो ये भी क्या होगा 1/20। लेकिन ये क्या निकला आपको, ये क्या निकला अभी नॉर्मलिटी, तो ग्राम इक्विवेलेंट पहले निकालिए इसका। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम कितना है 400 और डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये से ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4/100 ग्राम इक्विवेलेंट। इसको देखिए क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे तो क्या होगा बताओ बताओ 1/20 इंटू 200, तो कितना हो जाएगा बताओ बताओ बाय 1000 करो, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 200 से 200 का ये डबल जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 10 नहीं होगा, और इधर बचा हुआ तो क्या हो गया 1/100। अब बताओ 4/100 और 1/100 में कौन लिमिटिंग होगा, ये कि ये, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग, कौन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा लिमिटिंग हो जाएगा। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा बताओ, जो लिमिटिंग होगा वो तो 13.7 इंटू जो लिमिटिंग होगा ये वाला क्या है लिमिटिंग रीजन, तो क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोलारिटी इंटू एक्स फैक्टर या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम या मोलारिटी इंटू एक्स फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये सब क्या देगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो पहली बात ये कि जब एक ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का यदि रिएक्ट करता है कंप्लीटली, तो जो हीट रिलीज होती है वो वैल्यू होता है 13.7। अब बात आती है कि यदि दोनों का अलग अलग दिया हुआ तो वो डिसाइड कर लीजिए कि लिमिटिंग कौन होगा, कौन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और जो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिसाइड होगा। अब दूसरा एक और तरीका था कि इसमें क्वेश्चन बनाने का कि भाई डिसोसिएशन हीट पूछ ले, तो क्या करेंगे आप 13.7 माइनस मोड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हीट, तो कितना हीट लगा आपको उस वीक कंपोनेंट को तोड़ने में वो भी पता चल गया। दूसरा हमने मोलारिटी और वॉल्यूम को एक साथ करा तो यहां से भी यूज हो गया। तो ये सब डिफरेंट क्वेश्चन थे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे। चलो इसके साथ ही थर्मोकेमिस्ट्री खत्म होता है। अब अगले क्लास में हम पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर डेली लेक्चर्स, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और हाँ, कल भी बताया था एक बात कि वीडियो लेक्चर देखते हुए आप घर के किसी मेंबर को बोलना कि आपका फोटो क्लिक करे और वो फोटो आप इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करना, लेक्चर इंस्टीट्यूट का लेक्चर देखते हुए आप अपने घर के परिवार घर वालों को बोलना कि एक फोटो क्लिक कर दे और उस फोटो को आप क्या करना इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ठीक है। ओके देन।